नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम सॉल्व कर रहे थे 2019 का सेकेंड पेपर, सेकेंड शिफ्ट का, लेकिन हमारा किसी कारणवश से हमें 75 क्वेश्चन के बाद क्लास को ऑफ करना पड़ा। तो आज हम उसी शस्त्र को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन इसमें जो बचे हुए हैं वो हम कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो हमारा था ए। केशव दास का जो समय था वो क्या था? 1555। बिहारी का 1595। मतीराम 1606 और घनानंद 1673। इस बार ये है कि पिछले बार जो एनटीए एग्जाम करवाती थी, जो एनटीए एग्जाम करवाता था वो क्या था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाता था, लेकिन इस बार हमारा सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का, मुस्लिम पार्टी का या जन संघ का? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सॉल्व भी करना है, एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो पीवाईक्यू ही लगाना है। पीवाईक्यू के बाद कुछ भी नई चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना है बस, क्योंकि तभी एग्ज़ाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पीवाईक्यू ही रिपीट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो भी सिलेबस है और जो भी नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स, उन्हें रिवीजन करना है इस समय। बाकी कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस पीवाईक्यू लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू। यशपाल के कुछ उपन्यास हैं, जैसे दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, झूठा सच 1958 ईस्वी, 12 घंटे 1962 ईस्वी, अप्सरा का श्राप 1965 ईस्वी, मेरी तेरी उसकी बात 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को प्रमुख कवि माना है? तो ये माना है महादेवी वर्मा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ जो हैं, कहा छायावाद के 4 स्तंभ किन किन कवियों को कहा गया है? तो ये कहा गया है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी बड़ा है, पंक्तियां हैं और रचनाकार हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है। तो जैसे है पंक्तियां जो हैं कि मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गाली। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी पंक्ति है? ये जो पंक्ति है वो किसकी पंक्ति है? वो है मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गाली, श्रीकांत वर्मा की है। उसके बाद है इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। ये बात किसने कही? ये पंक्ति किसकी है? धूमिल की। किसकी है? धूमिल की। उसके बाद है तीसरी पंक्ति है आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। ये पंक्ति जो है वो किसकी है? ये जो है रघुवीर शाह की है। और चौथी पंक्ति है, शायद दिख नहीं रही होगी, मैं नया
कभी हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। सॉरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का दूसरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का दूसरा। तो ये हो जाएगा हमारा सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सुदामा पांडे की महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां हैं कि इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं, कविताएं पेट से सुनी जाती हैं। यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है। भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। ये सुदामा पांडे की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सेकंड है कि लीक पर बे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तीसरा है लोकतंत्र को जूते की लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। उसके बाद रघुवीर साहे की पंक्ति है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कुछ भी पूछ दे रहा है कि कुछ नहीं पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन रख दे। रघुवीर साहे की पंक्ति है, राष्ट्रगीत में भला कौन बहा, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुनथा पहने जिसका गुण हर चरण गाता है। दूसरा है आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। शेर बहादुर सिंह की कविताएं हैं, चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी। दूसरी है पंक्ति, एक पीली शाम पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता। तीसरी बात है, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही क्रम में लगाना है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं, इनको हमें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा द्रौपदी के बाद आएगा 8वां सर्ग। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है हमारा सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा सी। द्रौपदी का समय क्या है? द्रौपदी का समय है 1972 ईस्वी। उसके बाद 8वां सर्ग का समय क्या है? 8वां सर्ग जो है 1976 ईस्वी है। फिर है शकुंतला की अंगूठी, ये है 1990 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा? ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। इस क्वेश्चन की व्याख्या के साथ साथ कुछ अन्य भी सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, 8वां सर्ग 1975। देखो यहाँ पे 8वां सर्ग का 1975 है, यहाँ पे 76 है। तो 75 या 76 में से दोनों सही हैं। छोटे सैयद बड़े सैयद 1978, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990 और कैद ये हयात 1993 की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है। क्या पूछा है? हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के बहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343, 348, 349, 351। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि हिंदी पर समसमा की संस्कृति के बहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो है ये अनुच्छेद 351 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है। क्या है कि गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके
पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है। इनके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 82 है। क्या पूछा है 82 नंबर क्वेश्चन में? पूछा है बलि का सपूत कपिकुल पुरोहित। बलि का सपूत कपिकुल पुरोहित रघुबीर जू को दूत धरी रूप बिकराल को। उपयुक्त पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? केशवदास, तुलसीदास, सेनापति, मतीराम। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ये पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं? सेनापति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये रही इस क्वेश्चन की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 83। क्या है कि कलि कौतुक के रचयिता जो हैं वो कौन हैं? कलि कौतुक के रचयिता कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर जो है, इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। प्रताप नारायण मिश्र की अन्य रचनाएं हैं जैसे प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। भारतेंदु जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, विजयनी, विजय, बैजंती, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, बसंत होली, विजय बल्लरी और जाति संगीत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अभी जो ईएमपी सेट का एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर को, आप लोग उसको जाकर देखिए। जिसने भी एनालिसिस कराया हो यूट्यूब पर या किसी ने भी एग्ज़ाम दिया हो तो देखिए, नेट का जो सिलेबस है सेम सिलेबस वही है सेट के एग्ज़ाम में, एमपी सेट के एग्ज़ाम में, और सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं उसमें भी। बल्कि वो आसान एकदम से पेपर जो था वो आसान था, इतना हार्ड नहीं था। लेकिन नेट का जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा हार्ड रहता है, इतना हार्ड नहीं था लेकिन अच्छा था। एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चन सिंह सिरहा सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्वसिया, उसने कहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा राजा निर्वसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमलेश्वर के कुछ अन्य कहानियां हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे राजा निर्वसिया कब की रचना है? 1957 की। कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णा सोबती की जो रचनाएं हैं सिक्का बदल गया और बादलों के घेरे, ये कहानियां हैं। चंद्रधर शर्मा की कहानियां हैं जैसे उसने कहा, ये तो हमारे सिलेबस में है। 1915 की। बुद्धू का कांटा 1914, सुखमय जीवन 1911। भीष्म साहनी की महत्वपूर्ण रचना है जैसे अमृतसर आ गया, ये हमारे सिलेबस में है। भाग्य रेखा 1953 की रचना है। पहला पाठ 1957 की है। भटकती राख 1965 की है। पटरिया 1973 की है और बांचड़ू 1978 की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है। क्या है?
65 नंबर क्वेश्चन है क्या, सॉरी 85 नंबर है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभाव प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांता, अनाचार तथा तानाशाही की समसामयिकी संगति, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषताएं जो हैं वो कौन सी हैं? तो भीष्म साहनी की नाटक की जो विशेषताएं हैं कि वो भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है और मध्यकालीन धर्मांता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति है। तो इसका राइट आंसर है ए और सी। ए और सी हमारा किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भीष्म साहनी के कुछ प्रमुख नाटक हैं, क्या हैं? जैसे हनूस 1977 का, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 का है, माधवी 1985 का है, मुआवजे 1993 का है, रंग दे बसंती चोला 1998 का है, आलमगीर 1999 का है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंधक के लिए प्रयुक्त पर्याप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हरिऔध जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे रसिक रहस्य 1899 की रचना है। प्रेम प्रपंच 1900 की है। चोखे चौपदे 1932 की है। चुभते चौपदे जो है 1924 की है। प्रिय प्रवास 1914 की है। पद्य प्रसून 1925 की रचना है। रस कलश 1931 है। फूले पत्ते 1931। कल्पलता 1937। मर्म स्पर्श 1956 की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से क्या तत्सम उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? क्या नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो तमस उपन्यास में कौन सी विशेषता जो है वो नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तमस जो रचना है किसकी है? भीष्म साहनी की है। भीष्म साहनी के कुछ अन्य नाटक उपन्यास हैं, जैसे झरोखे 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मायादास की माड़ी 1998, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 की है, जय हिंद की सेना 2010, भाग्य रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं जो हैं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो पुष्पदंत द्वारा जो रचित नहीं है वो कौन सी रचनाएं हैं? आदि पुराण, योगसार, जस
हरचर्यु और उत्तर पुराण। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है राइट आंसर दिया ही नहीं गया, इसमें आयोग ने कहा कि ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है, तो इसको हटा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन है कि निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद, बल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक और वैलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी पाई जाती है जितनी प्रसाद और पंत में। उपर्युक्त कथन जो है वो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये जो कथन है वो है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है स्थापना और तर्क। इसमें जो स्थापना है वो क्या है? स्थापना है कि कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य को छटा नहीं दिखती, प्रयुक्त कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। तर्क इसका है कि यह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण जो करती है, पर सब नोचते कुत्तों के विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखती है, क्योंकि विभत्स जो है व्यापार का चित्रण शास्त्र अनुमोदित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थापना जो है हमारा सही है या नहीं? तर्क जो है क्या सही है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो क्या हो जाएगा? स्थापना जो है हमारी सही है, पर तर्क जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ए। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। उसके बाद शुरू होता है हमारा पैसेज। इसमें जो पैसेज नहीं दिया गया, इसमें कुछ कथन ही दिए गए हैं जो स्थापना और तर्क वाले थे, उन्हें भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पैसेज नहीं दिया गया है। 91 नंबर क्वेश्चन है। स्थापना है कि बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समागुण कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है, ये स्थापना है। तर्क क्या है? कि बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो ये जो बात है, क्या स्थापना और तर्क दोनों सही है? तो नहीं, इसमें जो स्थापना जो है वो सही है, पर तर्क जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हमारा सही है पर आर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर्फ इसमें स्थापना ही और तर्क ही दिए गए हैं। 95, 94, हाँ, इसमें स्थापना ही और तर्क वाले क्वेश्चन जो हैं वो ही दिए गए हैं। और 95 नंबर से हमारा पैसेज शुरू हो रहा है शायद। 96 नंबर से हमारा पैसेज शुरू हो रहा है। तो आज के सत्र को हम यहीं पे भी समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सत्र में जो क्वेश्चन करेंगे वो 2018 के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद।